हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक क्लास 10th। तो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करते हुए फिर सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में आना, फिर सत्याग्रह लॉन्च करना, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद कॉटन मिल सत्याग्रह, ये सब किए गए। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह कॉल ऑफ किया गया था क्योंकि वायलेंट हो रहा था जगह जगह। रॉलेट सत्याग्रह कई जगह वायलेंट होने की वजह से इसको कॉल ऑफ किया गया था, ठीक है। फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी हमने देखा किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अपने अपने एस्पिरेशंस और गोल्स थे, ठीक है बच्चों। और फिर इस वीडियो में हम समझेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे पार्टिसिपेट लोगों ने किया और क्या उनके होप्स और एस्पिरेशंस थे। हम इसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और एक तरह से एक क्विक रिवीजन है, सेकेंड पार्ट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आ जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है। So we started with the calling of non-cooperation movement in 1922. The unfortunate incident of police station was set on fire, killing 22 policemen alive. Right. This resulted in the calling of the non-cooperation movement. After that, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स पूरा जो 1920 से अगर हम बात करें, पूरा जो 1920 का जो दशक है, ठीक है, 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ होती है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कैसे 1928 एक ऐसा ईयर जब साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया, जिसका मेन पर्पस क्या था, टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन द कंट्री, किस तरह से गवर्नेंस को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ठीक है। तो इसी सिलसिले में साइमन कमीशन आया भारत सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। लेकिन जब वे भारत आए उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारी विरोध का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप कुछ इंडियंस के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, गवर्नेंस को रेस्पॉन्सिबल बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इंडियन मेंबर्स का होना तो जरूरी था उस कमीशन के अंदर। लेकिन वहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, जिस वजह से जितनी भी पार्टियां थी सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। गो बैक साइमन का नारे लगाए, काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। और इसमें लाला लाजपत राय की भी दुखद मौत होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो घटना घटी जिसने एक तरह से दैट पेव द वे फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, इकोनॉमिक स्लो डाउन था, आर्थिक मंदी का जो दौर था, इसने जो भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर डाला था, जिसके नतीजा ये देखने को मिला कि जो हमारे फार्मर्स थे उनके एग्रीकल्चरल प्राइसेस की कीमतों की घटने की वजह से, एक्सपोर्ट वैल्यू की घटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैडली हिट हुए। तो एक तरह से एक निराशा का माहौल छा गई, ठीक है। और इसमें लाहौर कांग्रेस सेशन की हम बात करें 1929 में, जहां पर फॉर्मली ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930, बट इट डिडंट हैपन सो, राइट। बट लेटर ऑन व्हेन वी completed the task of making constitution, we adopted our constitution on 26 January to give respect to this date, because we had declared on this day 26th January 1930 that we will attain full independence, complete independence, पूर्ण स्वराज हमें मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा भी देखते हैं कि इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है, स्वराज है, आम लोगों की समझ से थोड़ी सी दूर है, तो इससे आम लोग ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। तो ऐसे में गांधी जी जो है कुछ ऐसे इशू को लेकर, वो ऐसे एक इशू को लेना चाहते थे या ऐसा एक मुद्दा लेना चाहते थे जिसमें आम लोगों को जोड़ा जा सके। और ठीक उसी बीच हम बात करते हैं, लॉर्ड इरविन ने एक वेग ऑफर किया था डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस में जिसमें ये बोला जाता है कि जो लोकल रूलर्स का तो रूल रहेगा, लेकिन जो सुप्रीम रहेगा एट द हेड, एट द टॉप जो रहेंगी वो ब्रिटिश रहेंगे। तो ये एक अनक्लियर एक प्रपोजल दिया गया था और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस गांधी जी ने उसको अटेंड नहीं किया।
और हम बात कर रहे थे जो पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन किया गया था लाहौर कांग्रेस सेशन में, इसने भी काफी लोगों को, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे कि गांधी जी तब जब वो एक लेटर लिखते हैं, किसको, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं स्टेटिंग 11 डिमांड्स, उसमें एक मेजर डिमांड था सॉल्ट का। तो गांधी जी थॉट दैट इन सॉल्ट इट इज समथिंग which can work as a powerful symbol to unite people, because salt is consumed by both rich and poor, Hindus or Muslims. So it can be a great way to bring the people together. लोगों को साथ लाने के लिए जो है सॉल्ट का मुद्दा उन्होंने चुना, क्योंकि सॉल्ट पे जो है गवर्नमेंट मोनोपोली थी। गवर्नमेंट मोनोपोली मीन्स गवर्नमेंट का ही एक तरह से इस पे अधिकार था सॉल्ट प्रोडक्शन का, और सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाना कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस का मामला था, जिसको गांधी जी ने, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और गांधी जी ने अपने 11 जो डिमांड्स अपने लेटर में जिनको उन्होंने एड्रेस किया था लॉर्ड इरविन को, उसमें एक मेजर डिमांड, सबसे मोस्ट स्टरिंग ऑफ द डिमांड वाज दिस वन, द एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। तो यहीं से जो है ये लेटर का लिखना एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और इससे पहले जो भी घटना में जिक्र किया, जैसे स्वराज पार्टी फॉर्म करना CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, ताकि वो काउंसिल इलेक्शन में वापस जा सके, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन को लेकर कुछ मतभेद था, जिस वजह से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब कॉल ऑफ किया गया था तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म करके अपनी जो इच्छा जताई, उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस की तरफ जाने की उन्होंने इच्छा जताई, काउंसिल पॉलिटिक्स को करने की इच्छा जताई। ठीक है, तो अगले इसमें हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और इसके लिमिटेशंस को। He wrote a letter to Vice Irwin stating 11 demands, and the most stirring of the demand was the most important demand that was there among the 11 demands was the abolition of salt tax. As I was talking about the government monopoly over salt production and salt tax, which was being, very cruel to the common people. So Gandhiji decided to write the letter to Irwin. He wrote, and he actually gave a kind of ultimatum to Irwin. If these demands are not met, then he is going to start a nationwide civil disobedience movement. But these demands were not met, these demands were rejected. Then Gandhiji started his famous historic Dandi March. From where he started it? The Sabarmati Ashram. From there, the distance of 240 miles was covered along with his 78 volunteers. तो जगह जगह गांधी जी रुके और लोगों को उन्होंने अवेयर किया, लोगों को एकजुट करने का काम किया। वुमेन ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और आप ये देखेंगे कि किस तरह से जब वो 6 अप्रैल 1930 दांडी कोस्ट पे पहुंचे, 240 माइल्स की यात्रा पूरी करने के बाद वहाँ पे सेरेमोनियली उन्होंने सॉल्ट खुद मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट लॉ को तोड़ने का काम किया। एंड दिस वाज फॉलोड अप बाय मेनी मोर सच इवेंट्स वेयरइन पीपल इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज दे ब्रोक दिस सॉल्ट लॉ। कई लोगों ने जो है इसको पार्टिसिपेट बड़े जोर शोरों के साथ किया। ट्राइबल कम्युनिटीज ने, यहाँ तक कि जो है इसमें अपने फॉरेस्ट में जो उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, वो बिल्कुल उसको डिफाई करके, बिल्कुल डिसोबे करते हुए, यानी कि फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक करते हुए वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने लगे। और साथ में बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये सारी चीज़ें हुई। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि हर वर्ग इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा, सिवाय कुछ वर्ग के, उसके बारे में भी हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, कि जो मूवमेंट जो चल रही थी, इस मूवमेंट को और पूरी ताकत के साथ रिप्रेस करने की उन्होंने कोशिश की। औरतें, बच्चे, सभी लोगों को जो है बहुत बुरी तरह से ब्रूटली दे वर बिटन अप एंड मोर देन 1 लाख पीपल वर पुट बिहाइंड जेल। और इसी बीच गांधी जी को जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इन्विटेशन आता है लंदन जाने के लिए। और लंदन जाने से पहले वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले जाते हैं। और वहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। ठीक है,
लेकिन जब गांधी जी वहां से वापस आए तो उन्होंने आके देखा कि कांग्रेस जो है इलीगल डिक्लेयर हो गई। खान अब्दुल गफार खान जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गांधी जी के एक स्टॉन्च सपोर्टर थे और उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। पंडित नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर बाद में उन्होंने 1932 में रीलॉन्च की, लेकिन इस बार जो है उनको इतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया और धीरे धीरे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपनी जो चमक थी वो ख़त्म हो चुकी थी और बिल्कुल अपने ही मतलब इट वाज डाइंग आउट ऑन इट्स ओन। तो इस तरीके से जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे कि कैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके क्या लिमिटेशंस थे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कैसे लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया, कैसे उन्होंने भाग लिया इसमें। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स कहीं ना कहीं आड़े आती है। हम बात करेंगे कंट्री साइड की, तो उसमें देखेंगे कि जो रिच पीजेंट्स हैं जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, राइट, जैसे जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और पाटीदार्स ऑफ गुजरात, वे बहुत ही बैडली हिट हुए बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन इन 1929, जो आर्थिक मंदी थी 1929 से, जिसमें एग्रीकल्चरल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था। तो उस वजह से जो है वे डिमांड कर रहे थे, वे मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी जो रेवेन्यू डिमांड है, यानी कि जो गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो रिलैक्स करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने पर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि गवर्नमेंट प्रेशराइज हो और गवर्नमेंट उनकी मांग को पूरी कर सके। यहाँ तक कि उन्होंने उन लोगों को भी साथ जोड़ा जो विलिंग नहीं थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, और वही दूसरी तरफ जो पुअर पेजेंट्री की बात करें तो पुअर पेजेंट्री में ज्यादातर जो लैंडलेस फार्मर्स थे, दे वर वांटिंग देयर अनपेड रेंट टू बी कंप्लीटली वेव्ड ऑफ, पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया जाए, रेमिट किया जाए, माफ किया जाए, व्हिच कांग्रेस वाज लिटिल we would say reluctant to support, otherwise it would upset the rich peasants, because it is the rich peasants only to whom these poor peasants were paying the rent. Okay, so they were not in a position to support the no rent campaign of the poor peasants. This was the major issue. And then if we talk about the business class also were badly hit due to the depression, the economic depression of 1929, as a result of which, because they wanted to protect themselves from foreign imports, okay, and they wanted to ensure that their trade, the Indian trade expand हो और जो फॉरेन गुड्स को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर रोक लगे। तो रूपी स्टर्लिंग रेशियो को भी लेकर जो है नियम बने और वो ट्रांसपेरेंट नियम बने, ये भी उनकी डिमांड थी। और इसी तरह की मांगों को लेकर उन्होंने जो है ताकि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को वो साध सके, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस दो उस समय बनी थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिक्की बनी, और दूसरी जो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। तो ये दोनों जो है बिजनेस इंटरेस्ट को साधने के लिए बनी थी। इसमें जो मेन लीडर्स थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, और ये जो बिजनेस क्लास है इन्होंने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बिकॉज दे फाइनेंस्ड इट। ठीक है, उन्होंने जो भी फाइनेंस करने का काम था इन्होंने किया, लेकिन बड़े लंबे समय तक ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था इससे जो है मिलिटेंसी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या सोशलिज्म जो है वो ज़्यादा फैल जाएगा। तो क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाट दे वांट देयर इंडस्ट्रीज टू बी ऑपरेशनल, they want their businesses not to be affected. So if people keep on going on strikes, then their business will be disrupted, that they would not want. So that is the reason why slowly their interest was also reducing. And if we talk about the mill workers, अगर मिल वर्कर्स की अगर बात करें तो मिल वर्कर्स की अपनी डिमांड थी, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं थे। सिर्फ जो है कुछ उन्होंने चीज़ों को सिलेक्टिवली अडॉप्ट किया, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, उसमें उन्होंने जो है पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें रुचि नहीं दिखाई, ज़्यादा इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्होंने नहीं दिखाया। और जहाँ तक वुमेन की बात करें, शुरू से ही चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, सभी में जो है वुमेन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन
कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक जो वुमेन को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दिया गया, उसका कारण ये था कि गांधी जी का ये मानना था कि वुमेन शुड टेक केयर ऑफ हाउस एंड हर्थ। चिल्ड्रन डिस्कस द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिमिट्स क्या थी? दलित पार्टिसिपेशन। द दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वेरी लिमिटेड बिकॉज फॉर a long time कांग्रेस ignored them for fear of offending सनातनीज। कांग्रेस जो है सनातनीज को हर्ट नहीं करना चाहती थी, ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, ऐसा सोचा गया। क्योंकि सनातनीज कौन है? सनातनीज जो अपर कास्ट हिंदू, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, उनको बोला गया है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनको लगा कि जो दलितों की जो डिमांड थी उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। और दलितों का ये भी मानना था कि जैसे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस, इस तरह से भी मतलब चीज़ों का बॉयकॉट किया गया, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, हालांकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी किया गया था। लेकिन जो एक पार्टी है जस्टिस पार्टी, जो कि पर्टिकुलरली नॉन ब्राह्मणों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, उनका ये मानना था कि थ्रू इलेक्शंस ओनली दे कैन गेट सम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको इलेक्शंस के जरिए ही मिल सकता है। तो इसलिए बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन से वो दूर रहे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से इसलिए दूर रहे क्योंकि उनको उनकी डिमांड्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। और सनातनीज, ताकि उससे हर्ट सनातनीज, क्योंकि कांग्रेस ने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि सनातनीज इससे जो है ऑफेंड ना हो। ठीक है। बोथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी ट्राइड टू अपलिफ्ट देम। B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई, महात्मा गांधी ने दलित्स को हरिजन कहा, यहाँ तक कि उनके एरियाज में जाकर स्वीपिंग भी की, अनटचेबिलिटी को दूर करने का एक मैसेज दिया। और हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट लाइन पे ही कि दलित पार्टिसिपेशन इन CDM इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिमेन्ड लिमिटेड एज कांग्रेस had ignored them for fear of offending the Sanatanis। ठीक है। और यहाँ पर B.R. अम्बेडकर who established the depressed class association, जो depressed class association उन्होंने बनाई, इसकी भी जिक्र यहाँ की गई। और दोनों जो है गांधी जी और B.R. अम्बेडकर दोनों ने ही दलितों के उत्थान के लिए काम किया। और B.R. अम्बेडकर डिमांडेड क्या किया? उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों को वोट देंगे। तो दलितों को जैसे कि उनको लगता था कहीं ना कहीं उनके नीड्स या इनके डिमांड्स को इग्नोर किया गया है, और फर्दर उनकी जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार किया। बाद में गांधी जी खुद फास्ट अनटू डेथ एक आमरण अनशन पर बैठे, येरवड़ा जेल के बाहर पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको दिया जाए दलितों को। ठीक है। और उसके बाद मुस्लिम्स की जहाँ तक बात करें तो मुस्लिम्स भी, उनका जो सपोर्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा ल्यूकवार्म रही, मतलब ठंडा रहा, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं रही, ना के बराबर रही, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो है वो ज़्यादा करीब किनके हैं? हिंदू महासभा के करीब। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि एक हिंदू डोमिनेशन होगा, जहाँ पर मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये भी कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि लास्ट टाइम जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हरिडली गांधी जी ने कॉल ऑफ किया, तो इससे भी मुस्लिम बंधुओं में भी नाराजगी थी कि कैसे बिना किसी डिस्कशन के या अचानक जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर देते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। तो कहीं ना कहीं इससे उनका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर जो इंटरेस्ट होना था वो नहीं हुआ, और इसलिए उनकी जो पार्टिसिपेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो काफ़ी लिमिटेड रही। ठीक है। और जहाँ तक मैंने अभी बात की वुमेन पार्टिसिपेशन की, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ चढ़ कर रही, लेकिन वुमेन की जो प्रेजेंस थी वो सिंबॉलिक रही। कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक उनको कोई ऊंचे पद पर नहीं बिठाया गया। द रीज़न बीइंग बिकॉज गांधी जी ऑल्सो बिलीव दैट वुमेन शुड टेक केयर ऑफ हाउस एंड हार्थ, ये जो बात मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था। तो वुमेन की प्रेजेंस सिंबॉलिक रही। ठीक है। द चैप्टर चिल्ड्रन, द लास्ट टॉपिक दैट वी आर सपोज टू कवर इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे, जैसे हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, कल्चरल मूवमेंट के जरिए, रोमांटिसिज्म के जरिए जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को किस तरह से बढ़ावा मिलता है। वो कौन सी चीजें हैं जो
नेशनलिज्म, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ती है, लोगों को एकजुटता में लाने का काम करती है। तो वो चीजें सबसे पहले, जैसे हमने यूरोप वाले केस में देखा, जर्मनी या मेरियने, ये सब इमेजेस बनाए गए ताकि लोगों के अंदर यूनिटी की भावना जगे। कुछ इसी तरह का चीज जो है इंडिया में भी देखने को आप मिल सकता है, जिसमें आप इमेज ऑफ भारत माता, अवनिंद्रनाथ टैगोर ने इमेज ऑफ भारत माता बनाई। फिर वंदे मातरम सॉन्ग जो जिसको कंपोज किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो कहीं ना कहीं यूनिटी लाने का काम किया गया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने का काम किया इंडियंस में। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फोक लोर, ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने उसमें जॉन गॉटफ्राइड के इसमें जर्मनी वाले केस में हमने पढ़ा था, कैसे जो है कलेक्शन ऑफ फोक लोर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग को लेकर जो है इस चीज का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्रिजर्वेशन ऑफ फोकलोर, लोकगीत और फोक जो कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन होना जरूरी है ताकि लोगों के अंदर जो है यूनिटी की भावना बढ़े। ठीक है, और साथ में डिजाइनिंग ऑफ स्वराज फ्लैग, जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक ट्राई फ्लैग थी, उसका जो कलर था आप देखेंगे रेड, येलो और जो है ग्रीन था। फिर बाद में गांधी जी ने अपना जो है स्वदेशी फ्लैग जो है वो डिजाइन किया, जो फ्लैग जो उन्होंने डिजाइन किया उसमें फिर से 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी झंडे को लेकर जब लोग चलते थे तो कहीं ना कहीं ये डिफाइंस को सिम्बलाइज करती है कि नहीं, हम कोई फॉरेन रूल नहीं मानने वाले हैं, हम अपना ही खुद का गवर्नमेंट हमारी होगी, हमारे खुद के लोग हमारे देश को चलाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फ्लैग को अपने हाथों पे लेकर जो है फ्लैग को उठाकर चलना एक तरह से सिंबल ऑफ डिफाइंस बनी। क्या बनी? सिंबल ऑफ डिफाइंस। ठीक है, फिर उसके बाद री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री को फिर से री इंटरप्रेट किया जाए ताकि लोगों के अंदर जो है अपने हिस्ट्री को लेकर प्राइड वो फील करें। ठीक है, और अपने एक स्वर्णिम इतिहास को लेकर लोगों के अंदर अगर प्राइड फील होता है तो डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं लोगों को यूनाइट करने का काम करते हैं। जहां तक फोकलोर की प्रिजर्वेशन की बात की, जैसे हमने देखा कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चीज को लेकर काम किया, इस प्रोजेक्ट को लेकर काम किया। दूसरा जो है नटेशा शास्त्री, जो सदर्न इंडिया की बात करें तो द फोकलोर ट्रेडिशन ऑफ सदर्न इंडिया, उन्होंने जो बुक लिखी तो उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से फोकलोर को कलेक्ट करके, फोकलोर को प्रिजर्व करके हम यूनिटी को ला सकते हैं। और लास्ट में जो बताया पॉइंट, री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को फिर से री इंटरप्रेट किया जाए। और री इंटरप्रेट करना मतलब फिर से उसको ऐसा करके बताया जाए, उसको ऐसे लिखा जाए ताकि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो उसको पढ़कर उसके वो एक प्राइड फील करें, उनके अंदर प्राइड की फीलिंग जो है वो सर्ज हो। तो इस तरीके से जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने की कोशिश की गई। होप दिस ऑल द पॉइंट्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड आर क्लियर टू यू। In case of any doubts, please do ask me questions. In my next video, I'll be discussing with you some of the important questions of this chapter. And so, this is it from me now. We shall meet again in the next video. Thank you so much. Have a nice time. Bye-bye.